नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मानव और पर्यावरण के संबंध के बारे में। और इसमें से आपको 101% प्रश्न अपने एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो रेलवे का हो, टीचिंग का हो, एसएससी या जो कंडक्ट करवाती है वो एग्जाम हो, उसमें बार बार इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और ट्रेंड करते हैं हर बार। तो आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिएगा, अपना ध्यान एकाग्र करके वीडियो को देखिएगा। और जब भी ताकि आपकी परीक्षा हो तब आपको मात्र रिविजन तौर पर इसको देखें और अच्छी तरीके से याद करके जा सकें। तो हम बिना समय व्यर्थ किए हुए सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया किसने? पशुपालन। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया पशुपालन। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? तो झूम कृषि। झूम कृषि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है। ठीक है। उसके बाद विश्व तथा भारत में आज भी झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि प्रचलित हो। झूम कृषि से संबंधित हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है, केवीएस में भी पूछा गया था। अब बीपीएससी यानी कि बिहार वाले में भी झूम कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाएगा। टीजीटी पीजीटी में कई बार क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था केवीएस वाले में। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरित कृषि प्रचलित है दक्षिणी पूर्व एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ पे? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्व एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। उसके बाद मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 60 डिग्री आर्द्रता। कितने? 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 60 डिग्री आर्द्रता यानी कि नमी। अब आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये भी पूछा गया था। अच्छा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इसके बाद सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है किसे? फ्रेडरिक रेटजेल को। किसको? फ्रेडरिक रेटजेल को। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। किससे? समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ कब किससे हुआ? तो औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। उसके बाद मेघ बीजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक कौन कौन से होते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन। मेघ बीजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि मेघ बीजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है किसे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन। इसके बाद हम बात करते हैं परिस्थितिकी एवं परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। अब देखिएगा आप लोग, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोलॉजी का अर्नेस्ट हैकल में। अभी भी आप टीईटी का एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें ये साफ साफ प्रश्न पूछा गया है कि इकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किसने किया। अब इकोलॉजी और परिस्थितिकी, ठीक है, दोनों को आप ध्यान दीजिए। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैकल में 1869 में। इसके बाद परिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान किसको की गई? अर्नेस्ट हैकल को। किसको? अर्नेस्ट हैकल को। अब परिस्थितिकी तंत्र, अब देखिए इकोलॉजी परिस्थितिकी सिर्फ है तो अर्नेस्ट हैकल, परिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा तो फिर टांसले, एजी टांसले। तंत्र से टांसले, परिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा तो एजी टांसले, और सिर्फ परिस्थितिकी आएगा तो फिर अर्नेस्ट हैकल। कंफ्यूज मत होइएगा, परिस्थितिकी तंत्र होगा तो टांसले होगा, एजी टांसले, और अगर परिस्थितिकी सिर्फ होगा तो अर्नेस्ट हैकल। इसके बाद हम बात करते हैं कि परिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है किसका? वातावरण एवं जीव समुदाय का। किसका? वातावरण और जीव समुदाय का। परिस्थितिकी के अध्ययन किसका किया जाता है? वातावरण और जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर। आप सूरजमुखी का फूल देख लो, ठीक है, वो तो जिस तरह सूरज होता है उसी प्रकार से छुई मुई का आप देखो, छुओगे कैसे क्या होगा? रंध्र उसके क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। किस पर निर्भर करता है? हम एक ये एज ए ट्रिक के तौर पे आपको बता रहे हैं इसका, इसे तो किस पे? प्रकाश पे। अब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जैविकी है। कैसी है? जैविकी है। अब जैविक का हमने बताया, जैविक संस्थान कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। पिछले वीडियो में बात की थी इसके बारे में। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो जैविकी है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? प्रकाश की। विटामिन डी, ए और कैरोटीन के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? प्रकाश की। अल्पदीप्तिकाली पौधे होते हैं कौन से? तंबाकू और सोयाबीन। अल्पदीप्तिकाली पौधे कौन से होते हैं? सोयाबीन। और
विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ई। बांझपन के लिए विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन तो विटामिन ई। अल्पदीप्तिकाली पौधे तो तंबाकू एवं सोयाबीन। छाया प्रिय पौधे कौन कौन से होते हैं? तो हेलियोफोबस। कौन से होते हैं? हेलियोफोबस। छाया प्रिय होते हैं हेलियोफोबस। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप कौन सा है? एंजाइम कब क्रियाशील सबसे ज़्यादा होते हैं? जब उनको तापमान कितना मिलता है? 25 से 30 डिग्री के सेंटीग्रेड के बीच में मिलता है, तब वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं एंजाइम। ठीक, एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। विकृतीकरण यानी कि विकृत हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? तो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड वो विकृत हो जाते हैं। ठीक है, और क्रियाशील कब होते हैं? 25 से 30 पे, 60 से 70 पे विकृत हो जाते हैं वो। अब उसके बाद अल्पाइन वृक्ष। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई कितनी है? तो 4000 मीटर है। स्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई 4000। अल्पाइन वृक्ष कितने पे मिलते हैं? तो 3600 से 4000। और एंजाइम का विकृतीकरण कब हो जाता है? तो 60 से 70। और क्रियाशील कब होते हैं? तो 25 से 30। और छाया प्रिय पौधे कौन से होते हैं? तो हेलियोफोबस। इसके बाद हम बात करते हैं कि अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है क्या? बसंतीकरण। बसंतीकरण अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है क्या? कहलाता है बसंतीकरण। अब मरुभूमि पौधों में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? अब जब आपने देखा होगा रेगिस्तान वगैरह में कटीले तरीके की पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि कैक्टस, वो क्यों बन जाता है? क्योंकि वहाँ पे पानी की वो होती है कमी। अब जिस वजह से मरुभूमि पौधे प्रायः पत्तियां बदल जाती, पत्तियां होती हैं जो कांटे होते हैं, वो किस में बदल जाती हैं? कैक्टस की पत्तियों में, किसमें? कांटों में बदल जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? कांटों में। उसके बाद हम बात करते हैं आर्द्रता को मापा जाता है किससे? सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई से। सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई से। सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई से। अब वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है कौन सी? मीथेन। वनस्पतियों के सड़ने से गैस कौन सी निकलती है? मीथेन। और जो जुगाली करते हैं जानवर, उसमें से भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। दलदली स्थानों पे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। दलदली स्थानों पे भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। जो कृत्रिम होता है स्टेज पे धुआं वगैरह, वो कौन सा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर पृथ्वी तल पे पूछी जाएगी तो फिर ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। इसके बाद वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है मीथेन। कौन सी निकलती है? मीथेन। अब वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? 0.93%। 0.93%। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं कौन से? ह्यूमस। पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो कौन से होते हैं? ह्यूमस। और पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं ह्यूमस। और कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है? वाहनों से, सड़कों पे। भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित होती है कौन सी? मालवा पठार क्षेत्र यानी कि चंबल घाटी क्षेत्र। मालवा पठार क्षेत्र यानी कि चंबल घाटी क्षेत्र। अब संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है कहाँ पे? चीन में। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान कहाँ पे स्थित है? चीन में। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंची उड़कर मृदा कौन सी होती है? तो वातोड़ मृदा। वातोड़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वायु द्वारा पहुंची है ये। इसके बाद बात करते हैं कि अधोमृदा या अधोमृदा मृदा के संस्तर को क्या कहते हैं? संस्तर बी। क्योंकि ए बी संस्तर बी वाली है कौन सी? अधोमृदा के संस्तर को कहते हैं संस्तर बी। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है कितना? 5%। कितना? 5%। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5%। औसतन कार्बनिक पदार्थ 5%। प्राकृतिक ऑक्सीजन है क्या है? तो इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, पाई जाती है उसमें। और क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक क्या होता है? तो वो मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम सर्वाधिक होता है जो कि पत्तियों में पाई जाती है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए आवश्यक है पोटेशियम। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए सबसे आवश्यक क्या है? पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं तो कोशिका जल। क्या होता है? कोशिका जल। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं क्या होता है?
कोशिका जल। अब जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? मटियार मृदा में। किसमें? मटियार मृदा में। किसमें? मटियार मृदा में। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है किसमें? मटियार मृदा में। किसमें? मटियार मृदा में। जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियां मिलती हैं किसमें? मैंग्रोव। किसमें? मैंग्रोव। जलाक्रांत मृदा में वनस्पतियां मिलती हैं मैंग्रोव। कौन सी? मैंग्रोव। अब पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है कितना? तो 6 से लेकर 7 तक। कितना? 6 से लेकर 7 तक। अब ये कमेंट बॉक्स में लिखेगा अम्लीय कितना होता है और क्षारीय कितना होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय कितना होता है, क्षारीय कितना होता है। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा कौन सी है? तो मटियार। कौन सी? मटियार। और एक जगह से दूसरी जगह तो होती है स्तर बी। ठीक है, कौन सी? मटियार। इसके बाद बात करते हैं कि सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है कौन सी? दोमड़ मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? मृदा और जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, एक और बात बता दीजिए कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है ये, इसके बारे में बताइएगा। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो कैल्सिकोस कहा जाता है। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? कैल्सिकोस कहा जाता है। चूना प्रधान यानी कि जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है उस मृदा में को क्या कहा जाता है? तो कैल्सिकोस कहा जाता है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है किसमें? पीट मृदा में। किसमें? पीट मृदा में। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है किसमें? पीट मृदा में। इसके बाद बात करते हैं कि श्वसन मूल मिलता है किसमें? मैंग्रोव वनस्पतियों में। किसमें? मैंग्रोव वनस्पतियों में श्वसन मूल मिलता है किसमें? मैंग्रोव वनस्पतियों में। पूर्ण मूल, श्वसन मूल मैंग्रोव में। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी क्या है? क्रमशः औरोबैंकी तथा अमरबेल। औरोबैंकी और अमरबेल। औरोबैंकी और अमरबेल। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराइजा। माइकोराइजा, ओ मेरा मैया, माइकोराइजा। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है, क्या कहलाता है? माइकोराइजा। 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 कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बताइए। हाँ, बना सकते हैं। कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो वो बना सकते हैं। अब यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस और डायोनिया एवं ड्रोसेरा ये पौधे कैसे हैं? कीटभक्षी है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्रिकुलेरिया पूछ लेगा, नहीं तो पूछ लेगा ड्रोसेरा पूछ लेगा, नहीं तो नेपेंथिस पूछ लेगा या डायोनिया पूछ लेगा। कौन से कैसे हैं? तो वो कीटभक्षी पौधे। और ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। आम के वृक्ष की अर्धदंता परजीवी है क्या? लोरेंथस। क्या चीज़? लोरेंथस। क्या चीज़? लोरेंथस। यानी कि आम के वृक्ष का अर्धदंता परजीवी है क्या है? लोरेंथस। क्या है? लोरेंथस। इसके बाद पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। अब इसके कौन है जनक? किसने शब्द दिया? तो तंत्र लगा हुआ है, देख लीजिएगा, एजी टांसले ने दिया है। और सिर्फ पारिस्थितिकी होता तो किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने। अब 1869 में पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है, किसको माना जाता है? स्वायिक विकिरण को। किसको? स्वायिक विकिरण को। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक माना जाता है स्वायिक विकिरण को। आहार जाल, फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। किसमें? स्थिरता में वृद्धि होती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। किससे? अब देखिए, आहार जाल की अगर बात करते हैं कि विविधता में वृद्धि की पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है? स्थिरता में वृद्धि होती है। और हम बात करते हैं सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है, तो कैसे? स्वसाम्यावस्थित से क्रियाविधि से। किससे? स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि से। स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि से। अब इसके बाद फिर से आप देख लीजिए, आ गया पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एजी टांसले ने किया। और पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फिर अर्नेस्ट हैकल ने किया। कब किया? 1869 में। अब श्वसन की क्रिया है कैसी है? अपचायक। श्वसन की क्रिया कैसी है? अपचायक। श्वसन की क्रिया कैसी है? अपचायक। तो
तो दोस्तों इस वीडियो को आप कोशिश कीजिए कि लगातार 1-2 बार देख लें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लें और आपके परीक्षा में इसमें से 100% पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। धन्यवाद।